आप सबको नमस्कार। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे अरस्तु का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, अरस्तु के राज्य संबंधी विचार। जैसा कि मैंने मेरी पहली क्लास में आपको बताया था कि अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक है वो कहा जाता है, और अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक मानने का एक बड़ा कारण ये भी था कि अरस्तु ने सर्वप्रथम राज्य का संपूर्ण सैद्धांतिक और व्यवहारिक विवेचन है वो किया था। तो और अरस्तु ने जो विवेचन किया था वो अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर ही किया था। इसलिए अरस्तु ने राज्य के विषय में जो विचार दिए थे वो आज 2500 साल बाद भी है वो प्रासंगिक है। अरस्तु के द्वारा राज्य के बारे में बताई गई बहुत सारी जो बातें हैं वो आज भी है वो पूरी तरह से मान्य है। अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स के प्रथम अध्याय में ही राज्य के बारे में बहुत महत्वपूर्ण और विस्तार पूर्वक है वो उसने चर्चा है वो की है। तो अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में राज्य के विषय में जो बातें बताई हैं, जो विचार दिए हैं, उनको हम अब आगे क्रमवार है वो स्पष्ट है वो करेंगे। राज्य के विषय में सर्वप्रथम उसने राज्य की उत्पत्ति के विषय में विचार है वो दिया कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए, हम राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं और राजनीति विज्ञान का मूल विषय राज्य होता है, इसलिए हमारे लिए जानना जरूरी है कि राज्य आया कहाँ से, राज्य की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, राज्य की उत्पत्ति की प्रक्रिया वो क्या थी। और अरस्तु ने अपने ग्रंथ में सर्वप्रथम राज्य की उत्पत्ति के विषय पर चिंतन है वो किया है। और अरस्तु ने राज्य की उत्पत्ति के विषय में बताया है कि राज्य की उत्पत्ति किसी समय विशेष पर नहीं हुई, यानी उसने बताया है कि राज्य की उत्पत्ति नहीं हुई बल्कि राज्य का विकास हुआ है। राज्य निर्मित नहीं है बल्कि राज्य विकसित है, यानी राज्य एक क्रमिक विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। और विकास की प्रक्रिया ये थी कि प्रारंभ में आदिम अवस्था में स्त्री पुरुष समीप आए तो उनका परिवार बना, परिवार का आकार बढ़ा तो कबीले बने, अनेक कबीलों के समूह से फिर ग्राम बने और अनेक ग्रामों के समूह से फिर राज्य है वो बना। तो इस प्रकार राज्य एक क्रमिक विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। और इस विकास की प्रक्रिया को गति देने का काम करती है व्यक्ति की आवश्यकताएं। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के कारण परिवार बनाता है, फिर अनेक आवश्यकताओं के कारण कबीले बनते हैं। कुछ आवश्यकताएं परिवार पूरी करता है, कुछ आवश्यकताएं कबीले पूरी करते हैं, फिर अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक कबीलों से मिलकर ग्राम बनते हैं, और फिर जो कुछ आवश्यकताओं की जो शेष रहती हैं उनकी पूर्ति के लिए अनेक कबीलों से मिलकर राज्य है वो बनता है। तो इस प्रकार राज्य निर्मित नहीं बल्कि विकसित है और व्यक्ति की आवश्यकताएं राज्य के निर्माण की प्रक्रिया को गति देने का काम करती है। राज्य के विषय में अरस्तु का दूसरा महत्वपूर्ण विचार है वो ये है कि राज्य है वो एक स्वाभाविक और एक प्राकृतिक संगठन है। अरस्तु के पूर्व के जो सोफिस्ट विचारक थे उन्होंने राज्य के बारे में बताया था कि राज्य जो है वो एक कृत्रिम संगठन है, यानी यह एक मानव निर्मित संगठन है। अरस्तु ने सोफिस्ट विचारकों की इस धारणा का खंडन किया और ये कहा कि राज्य कृत्रिम नहीं बल्कि एक प्राकृतिक संगठन है जिसका विकास होता है प्राकृतिक रूप से। अरस्तु के अनुसार मनुष्य जो है वो अपने स्वभाव से एक सामाजिक और एक राजनीतिक प्राणी होता है, और मनुष्य का यही स्वभाव राज्य के निर्माण की प्रक्रिया को, विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। राज्य के विषय में अरस्तु का जो तीसरा महत्वपूर्ण विचार था वो ये था कि उसने बताया कि राज्य जो है वो व्यक्ति से पूर्व का संगठन है, यानी राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। तो ये एक विचित्र विचार था अरस्तु का। उसने बताया कि राज्य पहले और व्यक्ति बाद में। तो देखिए, ऐतिहासिक दृष्टि से तो जो है वो व्यक्ति पहले आया, बाद में राज्य आया। जैसा कि अरस्तु ने स्वयं बताया है राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचार में कि पहले मनुष्य आया, फिर परिवार बना, फिर कबीला बना, फिर गांव बने, फिर राज्य बने। लेकिन यहाँ अरस्तु ये सिद्ध करता है कि पहले राज्य और बाद में व्यक्ति। तो देखिए, ऐतिहासिक दृष्टि से तो व्यक्ति पहले आया,
और राज्य बाद में है। लेकिन यहाँ अरस्तु तर्कशास्त्र की दृष्टि से, तार्किक दृष्टि से सिद्ध करता है कि राज्य पहले है और व्यक्ति बाद में है। अरस्तु का तर्क क्या था? अरस्तु का तर्क ये था कि राज्य एक पूर्ण संगठन है, एक समग्र इकाई है और व्यक्ति उस समग्र इकाई का एक अंग मात्र है। एक शरीर का उसके अंगों के साथ जो संबंध होता है वही संबंध एक राज्य का और एक राज्य का व्यक्ति के साथ है वो होता है। और चूंकि समग्र का विचार अंग से पहले आता है, इसी का कारण राज्य है वो चूंकि समग्र इकाई है इसलिए पहले है और व्यक्ति जो कि राज्य का एक अंग है वो बाद में है। जैसे आप अपने किसी मित्र के बारे में विचार करते हैं तो उसके किसी अंग के बारे में पहले विचार नहीं करेंगे, उसके हाथ के बारे में, पाँव के बारे में विचार नहीं करेंगे। आप सबसे पहले उसकी संपूर्ण शरीर के बारे में विचार है वो करेंगे। तो एक व्यक्ति और उसके अंग के बीच में जो संबंध होता है वही संबंध राज्य और व्यक्ति के बीच में है वो होता है। दूसरी बात ये बताई कि व्यक्ति का महत्व तभी है जब वह राज्य में रहता है। जैसे मानव शरीर का कोई अंग तभी महत्वपूर्ण है जब वो शरीर से जुड़ा हुआ है। यदि वो शरीर से अलग हो जाता है तो फिर उसका कोई महत्व है वो नहीं रह जाता। और व्यक्ति का महत्व तभी होता है वह जब वह राज्य में रहता है। इसी कारण अरस्तु ने राज्य को पहले और व्यक्ति को बाद में है वो बताया है। इसी संदर्भ में उसने कहा है कि राज्य में रहना व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है वो होता है। इसी संबंध में उसने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति राज्य में नहीं रहता है तो वह व्यक्ति या तो देवता है या वो फिर पशु है। राज्य के विषय में अरस्तु का अगला जो विचार है वो ये है कि राज्य है वो एक सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च संगठन है। इसका अर्थ ये है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक तरह के संगठन बनाता है। अनेक तरह के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक संगठन बनाता है। अन्य सभी संगठन, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, वो व्यक्ति की सीमित आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। लेकिन एक राज्य एक ऐसा संगठन है जो व्यक्ति की संपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसलिए राज्य अन्य सभी संगठनों से श्रेष्ठ होता है और अन्य सभी संगठनों से जो है वो सर्वोच्च होता है। राज्य एक ऐसा संगठन है जो अन्य सभी संगठनों को नियमित और नियंत्रित है वो करता है। तो इसी आधार पर अरस्तु ने राज्य को एक सर्वश्रेष्ठ और एक सर्वोच्च संगठन है वो बताया। राज्य के विषय में अरस्तु का अगला विचार था वो ये था कि राज्य में विविधता में एकता है वो होनी चाहिए। अरस्तु का जो गुरु था प्लेटो, उसने राज्य में पूर्ण एकता का समर्थन किया कि राज्य में पूर्ण एकता है वो होनी चाहिए। लेकिन अरस्तु राज्य में पूर्ण या चरम एकता का समर्थक नहीं था। अरस्तु का कहना था कि राज्य में विविधता में एकता है वो होनी चाहिए। अरस्तु ने एक उदाहरण दिया कि जिस प्रकार कोई चित्र है या पेंटिंग है, यदि उसमें एक ही रंग का प्रयोग करेंगे तो वो ज़्यादा सुंदर नहीं होगी। कोई चित्र या पेंटिंग जो है वो विभिन्न रंगों के संयोग से सुंदर बनती है। उसी प्रकार कोई राज्य विभिन्न समुदायों के संयोग से ज़्यादा बेहतर है वो बनता है। तो इस प्रकार अरस्तु ने कहा कि राज्य में विभिन्न समुदायों का अस्तित्व होना चाहिए, विविधता होनी चाहिए और विविधता में एकता है वो होनी चाहिए। और अगला विचार है कि राज्य का स्वरूप जैविक है, यानी राज्य है वो एक जीव की तरह है वो होता है। इसमें अरस्तु ने बताया है कि जिस प्रकार किसी जीव का जन्म होता है और जन्म होने के बाद स्वाभाविक रूप से उसका विकास होता है, उसी प्रकार राज्य का भी धीरे धीरे विकास है वो होता है। इसके अलावा जिस प्रकार किसी शरीर के विभिन्न अंग होते हैं, सभी अंगों के निर्धारित कार्य होते हैं और सभी अंग अपने अस्तित्व के लिए राज्य पर निर्भर होते हैं, उसी प्रकार राज्य के विभिन्न अंग होते हैं, सभी अंगों के अपने निर्धारित कार्य होते हैं और सभी अंग जो हैं वो अपने अस्तित्व के लिए राज्य पर निर्भर करते हैं। तो इस प्रकार अरस्तु ने कहा है कि राज्य का जो स्वरूप है वो जैविक है, यानी राज्य एक जीव की तरह है वो होता है।
राज्य के विषय में अरस्तु का जो अगला विचार है वो ये है कि अरस्तु ने बताया कि राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन है, यानी राज्य एक ऐसा संगठन है जिसमें कोई अभाव नहीं रहता, उसमें मनुष्य की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। राज्य के पूर्व के जितने भी संगठन थे, चाहे वो परिवार था, चाहे वो कबीला था, चाहे वो गांव थे, वो व्यक्ति की सीमित आवश्यकताओं को पूरा करते थे। राज्य एक ऐसा संगठन है जो व्यक्ति की सभी भौतिक और आध्यात्मिक और नैतिक सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसीलिए अरस्तु ने राज्य को एक आत्मनिर्भर संगठन है वो कहा है। राज्य के विषय में अरस्तु का जो अगला विचार था वो ये था कि उसने कहा कि राज्य जो है वो मनुष्य के राजनीतिक विकास की एक अंतिम और चरम अवस्था है। मानव विकास की व्याख्या करने वाले अनेक जो विचारकों ने जो है वो मानव विकास की अंतिम अवस्था अलग अलग है वो उन्होंने बताई। उसी प्रकार अरस्तु ने भी मानव विकास की जो व्याख्या की है उसमें उसने बताया है कि परिवार से प्रारंभ होने वाली विकास की जो प्रक्रिया है वो नगर राज्यों पर आकर समाप्त हो जाती है। यानी जब नगर राज्य की स्थापना हो जाती है तब मानव का राजनीतिक विकास है वो पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। और नगर राज्य जो है वो चूँकि मानव के राजनीतिक विकास की अंतिम अवस्था है, पूर्ण अवस्था है, इसलिए इससे आगे और कोई विकास संभव नहीं। तो इस प्रकार अरस्तु नगर राज्यों को मनुष्य के राजनीतिक विकास की एक चरम और अंतिम अवस्था है वो मानता है। और अब अरस्तु का जो राज्य के विषय में आखिरी विचार है वो है राज्य का उद्देश्य, कि राज्य का उद्देश्य क्या होता है। अरस्तु ने बताया कि राज्य का उद्देश्य है मनुष्य को श्रेष्ठ जीवन प्रदान करना। अरस्तु के अनुसार राज्य केवल जीवन के लिए नहीं बल्कि श्रेष्ठ जीवन के लिए है। इसलिए मनुष्य को श्रेष्ठ जीवन प्रदान करने के लिए जो जो कार्य किए जाने आवश्यक हों, राज्य को वो सभी कार्य है वो करने चाहिए। तो ये हैं अरस्तु के राज्य संबंधी विचार। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये आज की क्लास लाभदायक है वो रहेगी। अगली क्लास में अरस्तु का नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।